नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में हम जिन महानुभाव से बात करेंगे, आप हैं आदरणीय डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी, संयुक्त परिवहन आयुक्त आयुक्त हैं राजस्थान में, सदस्य हैं केंद्रीय टोली जनजाति सुरक्षा मंच के, निदेशक हैं टील फाउंडेशन के नासिक एमएच महाराष्ट्र के, अध्यक्ष हैं बप्पा रावल जागृति संस्थान उदयपुर के। तो आज का जो विषय है वो धर्मांतरित व्यक्ति को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, डिलिस्टिंग का जो एक मुद्दा चल रहा है, उस विषय पर आज हम आपसे प्रश्न करेंगे। तो आदरणीय डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। और जी नमस्कार। मैं सबसे पहला प्रश्न जानना चाहूंगा कि ये डिलिस्टिंग क्या है। संवैधानिक अधिकारों के लिए जब संविधान में प्रावधान किए गए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक क्लोज डाला जिसको आर्टिकल 341 और 342 बोलते हैं। तो जनजातियों का 342 है। तो 342 का जो प्रावधान है वो ये कहता है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय राज्यवार अनुसूचित जनजातियों की सूची जारी करें। तो ये जो सूची जारी करना है इसको लिस्टिंग कहा जाता है। एक बार सूची जारी हो गई और यदि उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, मतलब उस सूची में से किसी को बाहर निकालना है, किसी कम्युनिटी को, किसी व्यक्ति को या किसी और दूसरा प्रोविजन डालना है, तो उसको डिलिस्टिंग बोला जाता है। अर्थात कि जनजातियों के हितों के लिए संवैधानिक आरक्षण संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उसको एकदम उपयुक्त तरीके से, जिस भावना से संविधान का निर्माण किया गया था, संवैधानिक निर्माताओं का ये मत था कि हाँ, एक अमुक और एक सटीक मानकों वाले जनजातियों को ही ये लाभ मिलना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसको यदि कोई कहीं ना कहीं वॉल्यूशन करता है तो उसको आउट करना, उसको बाहर निकालना, यही डीलिस्टिंग कहलाता है। और ये पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया महामहिम राष्ट्रपति महोदय की जो अधिसूचना है उसमें संशोधन का है। तो ये संशोधन जो होता है वो संसद द्वारा एक कानून बनाकर होता है, इसलिए यह एक संसदीय प्रक्रिया भी है। तो हमें यह समझना है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो संवैधानिक है, जनजातियों के हितों को लेकर है। और जनजातियों के हितों को एकदम सटीक भाव से जिसको बोलते हैं हम कि जो जस्टिस देना है, सोशल जस्टिस देना है, उस भाव से लागू करने की एक प्रक्रिया है। और अनावश्यक जो बातें हैं उसको बाहर निकालना, उसको डिलिस्टिंग कहा जाता है। यही है। तो आपने जैसे बोला कि जनजातियों के हितों के लिए ये है डिलिस्टिंग, है ना। तो ये बताइए, आदिवासी जी कौन है। हाँ, आदिवासी एक तरीके से पूरा जो तंत्र है, एक शब्द है और उसमें देखते ही एक शब्द निकल कर आता है, यह एक समाज है। ये समाज को है अखिल भारतीय समाज में अलग अलग ढंग से जब परिभाषित करते हैं तो हम थोड़ा बैकग्राउंड में यदि जाते हैं तो ऋग्वेद में पंचजना एक शब्द आता है। पंचजना का मतलब हुआ है कि 5 ऐसे हमारे समुदाय हैं पूरे देश में जो पूरे देश की रचना करते हैं। तो जो 5वां जो समुदाय है वो जो जन है वो जनजातियों का जन है और उसको निषाद जन उस समय में कहा जाता था। वही आगे जाकर भारतीय दृष्टि से समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ जो वनों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे ऐसा रहता था। तो वो जो 5वां वर्ण है, निषाद वर्ण, वही जनजाति है। और उसी को आदिवासी के रूप में ये शब्द अंग्रेजों द्वारा दिया गया। लेकिन मूल रूप से ये कोल, निषाद, भील, इस तरीके के जो शब्द है वो सारा मिलाकर आता है। और आदिवासी मूल रूप से आज की तारीख में जो शब्द प्रचलन में आया एक समुदाय के लिए हुआ, लेकिन वास्तव में आदिवासी अखिल भारतीय जो समाज है उसमें एक संस्कृति है, जो आदि संस्कृति है। और यदि हम रामधारी सिंह दिनकर साहब को यदि पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा पूरा जो अखिल भारतीय चिंतन है, जीवन पद्धति है, हमारे अपने जो भारतीय समाज सनातन समाज कहते हैं, धर्म कहते हैं, जिसको मानने वाला है, अलग अलग विश्वास है, विविधता में एकता वाला है। तो इसमें जो सबसे पुरानी संस्कृति है और उसमें कुछ ओरिजिनल कंटेंट आज भी उस समाज में है, संस्कृति के मूल्य हैं, परंपराएं हैं, तो वो जो समाज है वो आदिवासी समाज कहलाता है। लेकिन हमारा जो भारतीय दृष्टि है उसमें यह है कि हम उनको जनजाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति संविधान में कहते हैं। और संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस इस शब्द पर इस समुदाय के लिए हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि संविधान के निर्माता माने जाते हैं, पूरा राष्ट्र उनको मानता है राष्ट्र ऋषि के रूप में, समाज शिल्पी के रूप में, उन्होंने एक शब्द दिया और वो शब्द दिया अनुसूचित जनजाति। और इस डिबेट में उन्होंने कहा, वो बहुत कीमती है हम सबके लिए जानना, उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द समाज में प्रचलन में जरूर है, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित कर दिया गया है, परंतु जो सबसे कीमती शब्द है वो अनुसूचित जनजाति, और ये संवैधानिक शब्द होगा। लोकतंत्र में यही शब्द एकमात्र चलेगा, प्रचलन में रहेगा, और इसी के आधार पर आरक्षण, संरक्षण और लोक नीति में जनजातियों को भागीदारी मिलेगी।
तो क्या आदिवासी सारे के सारे अनुसूचित जनजाति हो गए? हाँ, जिनमें भी मूल विश्वास अपनाया है, आदि धर्मी है, सनातनी धर्मी है, और भारत की संस्कृति और धर्म प्रणाली में है, आस्था मूल में है, परंपराओं को निभाते हैं, वे सारे के सारे अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो आदिवासी शब्द है पूरी तरीके से अनुसूचित जनजाति में है। लेकिन क्या यही शब्द अंतिम है? जी हाँ, अनुसूचित जनजाति शब्द ही अंतिम रखना चाहिए और यही सही है, क्योंकि आदिवासी के नाम पे कुछ और वर्ग भी इसमें आ जाएंगे, ऐसा संविधान निर्माताओं का मत था। इसलिए हम इस शब्द के स्थान पर अनुसूचित जनजाति शब्द को ही काम में लेंगे, जिसको एसटी बोलते हैं उसको कहेंगे, और यही अंतिम शब्द है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। तो एक प्रश्न मैं और जानूंगा आपसे कि डिलिस्टिंग विषय को लेकर के भारत में जो अभी आंदोलन चल रहे हैं, आदिवासी बंधु आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके आंदोलन करने के क्या कारण है? हाँ मनीष जी, इसमें बहुत कीमती बात यह है कि जैसा बताया कि संविधान में एक अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति जी ने अधिसूचना जारी कर दी और ये कहा कि ये अनुसूचित जनजातियां होंगी, इनको आप आरक्षण दीजिए, इनको आप संरक्षण दीजिए, लोक नीति में जहां जहां भी जरूरत पड़ी इनको रोजगार के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, अनुदान के लिए आप इनको सारी नीतियां बनाइए। तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन निकल कर ये आया कि अनुसूचित जनजाति जो शब्द है और जो वर्ग है, समुदाय है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए, ऐसे समुदाय भी आ गए जिन्होंने अपनी धर्म प्रणाली को छोड़ दिया। धर्म प्रणाली यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जो 5 पैरामीटर हैं अनुसूचित जनजातियों के, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, वो पैरामीटर है संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति। जिन्होंने विशिष्ट संस्कृति को छोड़ दिया वे कहाँ गए? वे धर्मांतरित हुए। जब धर्मांतरित हुए तो फिर उनका जो संवैधानिक स्टेटस है वो क्या हो गया? संस्कृति छोड़ने वाले और अन्य धर्म को अपनाने वाले, जिसमें ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है, उनको अपनाने वालों को संविधान ये कहता है कि वे अल्पसंख्यक है। और जो धर्मांतरित हो चुके हैं जनजातियों से, उन सदस्यों को संविधान में 1931 में ही प्रावधान किया गया था, वही प्रावधान आज की तारीख में एडप्ट किया हुआ है, संविधान में है व्यवस्था। उनको बोलते हैं इंडियन क्रिश्चियन। जब इंडियन क्रिश्चियन है तो वो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते, माइनॉरिटी की श्रेणी में आते, उनके लिए अलग स्टेटस है, अलग प्रावधान है, तो उनको वहां रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा में वे रहे और लंबे समय तक रहे, आज भी हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी संविधान का जो राष्ट्रपति जी का नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं, तो लिखा हुआ नहीं, उसकी वजह से वो लाभ उठा रहे। तो लाभ उठाना बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोहरा लाभ ले रहे हैं, वे अल्पसंख्यकों का भी लाभ ले रहे हैं और जनजातियों का भी लाभ ले रहे हैं। ये दोहरा लाभ गलत है। और क्यों गलत है? और इसका कोई अनुसंधान हुआ क्या? इसका कोई शोध परीक्षण हुआ क्या? क्या ऐसा कोई समान रूप से कानून है क्या? तो ये दो प्रश्न हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एससी, जिसको अनुसूचित जातियां बोलते हैं, और संविधान में ऐसा का ऐसा अधिसूचना राष्ट्रपति जी ने उनके लिए भी जारी की हुई है। उस अधिसूचना में यह प्रावधान किया हुआ है कि जिन्होंने एससी के रूप में वो नोटिफाइड हैं, लेकिन धर्मांतरित होकर ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपना लिया है, वे माइनॉरिटी होंगे, उनको एससी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कानून बना हुआ है। जब संविधान के अनुच्छेद 341 में एससी के लिए ऐसा प्रावधान है, तो एससी के लिए प्रावधान क्यों नहीं? हमारे पूरे राष्ट्र के सामने एक बड़ा प्रश्न है, समाज की तरफ से भी प्रश्न है और राष्ट्र की तरफ से भी प्रश्न है। तो क्या जिनको जस्टिस देना वो गलत हो जाएगा? निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? इसके बारे में आगे जाकर एक आंकड़ा निकल कर आया, एक अनुसंधान निकल कर आया, उसमें पाया कि धर्मांतरित लोगों की संख्या सन 1968 में लगभग 5% थी। 5% लोग पूरे अनुसूचित जनजातियों का 62% के करीब नौकरियां हड़प रहे थे, करीब 68% के आसपास छात्रवृत्तियां हड़प रहे थे, और 72% के आसपास जो विकास का अनुदान आता है, शासकीय अनुदान आता है, सरकार की सहायता आती है, वो हड़प रहे थे। तो क्या डाका नहीं है? ये खुले तौर पर एक जो मूल संस्कृति वाली जनजातियां हैं उस उनके हितों पर एक तरह से आक्रमण है, एक तरह से अतिक्रमण है। तो इसी अतिक्रमण का इस अनुसंधान में जब राष्ट्र के सामने प्रश्न आया, तो इस प्रश्न का समाधान करने के लिए ही डिलिस्टिंग की बात शुरू हुई और ये कहा गया कि डबल स्टेटस नहीं होगा, माइनॉरिटी है और एससी भी है, ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए इन तथ्यों, इन जानकारियों, इन इसके आधार पर विधिक रूप से देश का, समाज का और हमारे जो राष्ट्र के निर्माता हैं, आगे अनुसंधान करने वाले हैं, कानून बनाने वाले, उनके सामने प्रश्न आया है। तो इस कारण ये डिलिस्टिंग जरूरी है। तो एक प्रश्न और मैं लूंगा आपसे कि डॉक्टर कार्तिक उरांव
पूर्व सांसद झारखंड, ये कौन है और डीलिस्टिंग को लेकर के क्या काम किया है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत अभी मनीष जी, करेंटली बहुत ये नाम चल रहा है, थोड़ा बताएं आप डॉक्टर कार्तिक उरांव जी के बारे में। जी 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 मनीष जी, बहुत कीमती प्रश्न है। डॉक्टर कार्तिक उरांव के सपने हम पूरा करेंगे, ऐसा नारे लग रहे हैं। डॉक्टर कार्तिक उरांव के सपने जनजातीय सुरक्षा मंच पूरा करेगा, ऐसे नारे पूरे देश में गूंज रहे हैं। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कार्तिक उरांव जनजातीय समाज से आते थे, झारखंड से आते थे, और वे लोकसभा में सांसद रहे और चुनकर आए थे। उनका अनुसंधान था और उनके अनुसंधान इसी विषय पर, डीलिस्टिंग के विषय पर था। उन्होंने ये पाया, और जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, 62% नौकरियां और 68% छात्रवृत्तियां और लगभग 72% से ज्यादा अनुसंधान, ये अनुदान की जो राशि है वो धर्मांतरित लोग हड़प रहे हैं, जबकि उनको माइनॉरिटी का स्टेटस है, वो एसटी में होने नहीं चाहिए। ये जो स्टडी है, ये जो तथ्य हैं, ये डॉक्टर कार्तिक उरांव ने ही निकाले हैं। और उनकी जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज का नाम है 20 साल की काली रात। क्योंकि आजादी के उस समय, उस कालखंड में 20 साल हो चुके थे। 20 साल में उन्होंने देखा, और फिर किताब का जो शीर्षक है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि 20 साल की काली रात, ये काली रात किसके लिए? ये जनजातियों के लिए है, ऐसा उन्होंने लिखा। और उन्होंने इस बात को, इस तथ्य को राष्ट्र के सामने रखा, सरकार के सामने रखा, और महत्वपूर्ण ढंग से ये भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने जनजाति समाज के सामने रखा। जनजाति समाज को उन्होंने कहा कि आपकी चेतना जागृत होनी चाहिए। क्यों? यह आपके विकास का, आपके साथ होने वाले न्याय का, लोकतंत्र के संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न है, इसलिए आपकी चेतना जागृत होनी चाहिए। आप कहां सोए हुए हैं समाज के रूप में, ऐसा उन्होंने कहा। और महत्वपूर्ण यह भी रहा कि उनका अनुसंधान जब राष्ट्र के सामने आया और संसद के सामने आया, तो ये बात बहुत आगे बढ़ी, और उनकी बात के आधार पर ही और इसमें एक कीमती बात निकल कर आई, वो हुई कि इस प्रश्न को लेकर, डिलिस्टिंग के प्रश्न को लेकर, अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा और उनके मानकों को संशोधन को लेकर संयुक्त संसदीय दल का गठन हुआ, जिसे जेपीसी कहते हैं। इसको 1968 में गठन हुआ, और इसमें बहुत कीमती बात थी, 11 सांसद राज्यसभा से आते थे और 12 सांसद लोकसभा से आते थे। इतना पावरफुल ढंग से जो जेपीसी का गठन हुआ, ये सारा का सारा डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब के अध्ययन के आधार पर, उसमें डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब भी थे। और यही बात आगे बढ़ी, और जेपीसी ने बाद में रिकमेंडेशन दिया और ये कहा कि जिस तरीके से एससी के लिए धर्मांतरित व्यक्ति बाहर चले गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं, वैसा का वैसा एसटी के लिए भी होना चाहिए। यह कानून बना, एक बिल बना, कानून बनाने के लिए एक बिल बना, मसौदा बना, और मसौदे को किस तरीके से संसद में ले जाया जाए और उस पर डिबेट हो, उसके लिए भी डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब ने संघर्ष किया। तो ये पूरी संघर्ष की गाथा है डीलिस्टिंग की, ये पूरी की पूरी रचना है, वो पूरा का पूरा इतिहास है। ये डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब के सपने के अनुरूप है, उनके अध्ययन के अनुरूप है। और बहुत कीमती बात, 1970 में एक दिन आया जिसमें ये मसौदा लोकसभा में सूचीबद्ध हुआ। इस सूचीबद्ध कराने में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि उनका ये कहना था यदि डिलिस्टिंग नहीं हुआ तो जनजाति समाज के साथ क्रूर अन्याय हो जाएगा। उनके शब्द हैं ये, क्रूर अन्याय हो जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोकसभा में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, तो वक्तव्य 55 मिनट का था। उस वक्तव्य का सारांश यही है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये जनजातियों के साथ क्रूर अन्याय है। कौन सी जनजातियां? वे जनजातियां जो मूल आस्था में, मूल संस्कृति में है, आदि मत में है, आदि विश्वास में है, धर्म पूर्वी है, और जो सनातन धर्म का जो आदिम धारा है उसमें है, उनके साथ गलत हो जाएगा। और आखिरी में उन्होंने कहा यदि आपने ऐसा नहीं किया, आपने यदि डिलिस्टिंग नहीं किया तो मुझे इस धरती से उठा दीजिए, ऐसे भाव उन्होंने व्यक्त किए। ऐसा बोलने वाला महानायक और एक प्रबुद्ध व्यक्ति जनजाति समाज से आता था, तो ये समाज की भी आवाज उठा रहे थे और लोकतंत्र की भी आवाज उठा रहे थे। तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें एक प्रखर आवाज है, एक मुखर आवाज है जनजातियों की, ऐसा हम कह सकते हैं डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब के बारे में। और जो जनजाति सुरक्षा मंच का नारा है, ये जो डॉक्टर कार्तिक उरांव के सपने हम पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, तो ये वास्तव में उनकी भावना को आगे बढ़ाने वाला विषय है। यही डिलिस्टिंग है और यही डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब का सपना और उनका जो मत है। तो सभी सभी लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी वाले ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या ये सही है क्या जो ऐसा बोल रहे हैं सभी लोग? निश्चित रूप से जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूंगा कि यह विषय जनजाति समाज का है। डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब ने भी कहा था कि जनजाति समाज की चेतना जागृत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उनको ये पता होना चाहिए कि उनके अधिकारों पर डाका कौन डाल रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पात्र नहीं होकर भी जनजाति समाज के अधिकारों को छीन रहा है। शब्द ये कहेंगे कि हड़प रहा है।
ये जो चेतना है, ये समाज की चेतना, और समाज ने पिछले दिनों मार्च के महीने में ये देखिए आप कि दिल्ली पहुंचकर जितने भी सांसद गण हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, सभी से संपर्क किया है। और आंकड़ा आपके सामने रखना चाह रहा हूं, 470 से ज्यादा सांसद गणों से संपर्क किया है। तो जहां सांसद गणों के सामने प्रश्न रखा, कैसे डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब ने, और महत्वपूर्ण ये भी है, डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब कांग्रेस पार्टी से आते थे। प्रश्न ये नहीं है कि ये कौन सी राजनीतिक दल का, इसलिए कि थोड़ा सबकी जानकारी में आ जाए इसलिए रहेंगे, लेकिन उन्होंने समाज का प्रश्न रखा। और जब माननीय सांसद गणों से दिल्ली में जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया और वो आंकड़ा करीब 470 से ज्यादा है, सभी के साथ ये प्रश्न रखा। डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब ने सोचा, वो एक एमपी थे, उन्होंने एक बिल बनाया था, एक मसौदा बनाया था, वो आज भी 1970 से आज तक लोकसभा के पटल पर विचाराधीन है, जिस पर निर्णय नहीं हुआ है। हम ये कहेंगे डिलिस्टिंग का जो कानून है वो आज भी लंबित है 1970 से। तो 1970 से आज कितना साल हो गए, तो मोटा मोटा देखिए कि करीब 50 साल से ज्यादा समय हो गया। ऐसी बात को लेकर जब सांसद गणों से मिले, तो सारे सांसद गणों से मिले, उसमें ये नहीं था कि कौन से राजनीतिक दल के सांसदों से मिलना है, पहले मिलना है, ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जब सांसद गणों के सामने ये प्रश्न रखा, तो कई सांसद गणों ने इस प्रश्न को उठाया है। बाकी सारे सारे जो बातें हैं वो सारी सारी राजनीतिक और अपने जो हाईकमान है इनकी राष्ट्रीय स्तर की, उसके हिसाब से किसने प्रश्न आगे उठाया, किसने आगे चलाया है, कौन आगे समर्थन दे रहा है, तो ये राजनीतिक दलों की अपनी सोच है। लेकिन यह प्रश्न जनजाति समाज का है, जनजाति समाज के न्याय का है। और जनजाति समाज के बारे में एक तथ्य और महत्वपूर्ण है, देश का हर 10वां व्यक्ति जनजाति समाज है। तो राजनीतिक तौर पर यदि कोई देखता है कि हाँ ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मत बनाने वाला वर्ग है, इन तक पहुंचना चाहिए, यदि ऐसा कोई राजनीतिक दल करता है तो ये सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है और जो जनमत है उसके निर्माण के लिए सभी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दल विशेष का ये समर्थन और दल विशेष का, ये समाज का आंदोलन है। और समाज ने ये भी तय किया है, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, इस तरह का मत रखकर हम तो पूरे भारतीय समाज का चिंतन ये है कि जो कमजोर है उसके साथ हम खड़े रहेंगे, और जिसके लिए जस्टिस है वो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसा करके हम जनजाति समाज पूरे देश के अखिल समाज के साथ में भी संवाद कर रहा है। समाज के सभी अंग, पूरा राष्ट्र इस अभियान में जुड़ता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे राष्ट्र का ये एक चिंतन है, और वे सभी के सभी जो न्याय का अधिकारी है, जो जिसके लिए हित होने चाहिए और जो हित रक्षा की बात करता है, जनजाति समाज के लिए काम करता है, वो सारे सामाजिक संगठन, वे सभी व्यक्ति, वे सभी राजनीतिक दल समाज के साथ जुड़ते जा रहे हैं, डिलिस्टिंग के महाअभियान में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें कोई दल विशेष की बात मुझे लगती नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए, आदिवासी आंदोलन के कारण जो ईसाई है वो विरोध रैली क्यों कर रहे हैं फिर? ऐसी जानकारी तो आई है कई जगह से, कुछ सोशल मीडिया पर भी अभियान चले हैं, झाबुआ से भी कुछ बात आई है, रायपुर से भी कुछ बात आई है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप इस बात को यूं समझिए कि मेरा एक खेत था और मेरे पड़ोसी ने इसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया, और अतिक्रमण के बाद वो कहता है कि जी साहब ये खेत तो मेरा ही है, मेरा टाइटल है, मेरा कागज है, मेरे पुरखों का है, मेरी संस्कृति की वजह से, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा कानूनी अधिकार है, सब कुछ मेरा है। लेकिन कोई अतिक्रमी है, वो उस पर अतिक्रमण करने के बाद अपना एक अधिकार बना रखने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि इसी रूपक के साथ इस बात को समझना चाहिए। तो क्योंकि वो लंबे समय से अधिकार ले रहे हैं, और आपके सामने मैं स्टैटिक्स रखा है, और ये स्टैटिक्स जो है ना केवल डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब का बात के अध्ययनों में भी ये बात निकल कर आई है कि बहुत कम प्रतिशत में धर्मांतरित होने वाले व्यक्तियों ने मूल जनजाति संस्कृति वाले जो सदस्य है उनके अधिकार पर कब्जा जमाया है। तो ये जो कब्जा जमाया है वो कोशिश करेंगे इसके ऊपर बने रहें, और ये कब्जा कोई छोटा मोटा नहीं है। जनजाति समाज का जो मूल नारा है, जो भगवान बिरसा मुंडा जी के समय से चल रहा है कि जल जंगल जमीन के लिए हम अधिकार करेंगे, आंदोलन करेंगे, उलगुलान करेंगे, क्रांति करेंगे। मानगढ़ धाम में भी ऐसा आंदोलन हुआ है। तो ये जो आंदोलन है अपने आप में एक लंबा आंदोलन है, लेकिन कुछ लोग छद्म तरीके से, छुपे हुए तरीके से अपना मुखौटा अलग ढंग से बनाकर धर्मांतरित होकर जनजाति समाज का अधिकार लेंगे, तो लेते रहे हैं, तो वो इस अधिकार को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी है, यदि धर्मांतरित व्यक्ति डिलिस्टिंग हो जाता है तो जनजाति समाज को लगातार क्या फायदे होंगे? नौकरियों में अधिक प्रतिशत में हिस्सेदारी मिलेगी, अनुदान है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, छात्रवृत्ति है वो ज्यादा मिलेगी, सरपंच है वो बन पाएगा, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया जितना भी है
उसमें सरपंच के सारे पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, प्रधान के सारे पद आरक्षित हैं, जिला प्रमुखों के पद सारे आरक्षित हैं, एमएलए एमपी हैं, और इसके साथ ही साथ जो कृषि भूमि है उस पर भी अधिकार बनता है। कृषि भूमि गैर जनजाति समाज को हस्तांतरित नहीं हो सकती, ऐसा कानून है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी जो संरक्षण मिले हुए वो भी है। तो इतने सारे अधिकार हैं। तो बहुत समय तक जब इन्होंने अनाधिकृत तरीके से लाभ उठाया है, उस लाभ को बनाए रखने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, इसमें जनजाति समाज बिल्कुल स्पष्ट है, जनजाति सुरक्षा मंच बिल्कुल तरह से स्पष्ट है। जिन्होंने संस्कृति छोड़ी उन्होंने जनजातियों की पहचान को छोड़ा। जब जनजाति की पहचान को छोड़ दिया है, संवैधानिक अधिकार छोड़ दीजिए। क्यों? आपका अधिकार नहीं है, आप माइनॉरिटी हैं। एक माइनॉरिटी अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा में कैसे हो सकता है, उसके पैरामीटर में कैसे हो सकता है? यह पूरा हमारा देश का जो तंत्र है, जो एक तरह से कहिए कि जो हमारे उद्देशिका के जो मूल तत्व हैं उसके अनुरूप है। और जनजातियों को एक बहुत रेखांकित करने वाली बात है, जनजातियों को जो आरक्षण मिला है संविधान में, तो वो सापेक्ष ढंग से मिला है, निरपेक्ष नहीं है। सापेक्ष क्या है? सापेक्ष ये है जो मूल संस्कृति में रहेगा उसको अधिकार मिलेगा। तो फिर ये जो धर्मांतरित थे उन्होंने मूल संस्कृति को रखा है क्या? नहीं, सबसे पहले अपने देवी देवताओं को छोड़ते हैं, सबसे पहले अपने पूजा पद्धति को छोड़ते हैं, सबसे पहले अपने भाई भतीजों को छोड़ते हैं, और फिर चले जाते हैं अपनी दुनिया में। आप रहिए, आपको अधिकार वहां हो सकता है। संविधान में आपको आर्टिकल 25 में अधिकार दिया हुआ है, आप धर्म का जो है मुक्त ढंग से आचरण करेंगे, करिए ना। लेकिन जनजातियों का जो अधिकार है वो जनजातियों को जो मूल संस्कृति वाले हैं, जो पैरामीटर है, उन्हीं को मिलना चाहिए। यह संकल्प होना चाहिए, ये राष्ट्र का संकल्प है, लोकतंत्र का निश्चित रूप से यही तो भाव है। और जो सही है वो सही को मिले, जो गलत है वो नहीं रहे। इसमें हर कानून यही चाहता है। तो फिर ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो आपके सामने मैंने मत रखा। अनाधिकृत रूप से जनजातियों के जल, जंगल, जमीन और जो जन सुरक्षा के भाव हैं उन पर ये अनाधिकृत तरीके से अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, और इस अतिक्रमण किया हुआ उससे वो पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। ईसाई की मानसिकता क्या है डॉक्टर मन्नालाल रावत जी? जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन से जो जुड़ा हुआ है उनको अनुसूचित जनजाति का अधिकार मिलना चाहिए, तो थोड़ा बताएंगे ईसाई की मानसिकता क्या रहती है? हम तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि पूरे देश की संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। और रामधारी दिनकर साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जनजातियों का जो भाव है, जनजातियों की संस्कृति है, वो सनातन धर्म की आगम धारा है। आगम धारा का मतलब जो पुरातन काल से चलती आई है, जिसको धर्म पूर्वी भी कह सकते हैं, आदिवासी संस्कृति कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, यही संस्कृति है। लेकिन पिछले दिनों 2-3 बड़े दस्तावेजों का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो ईसाईवत इस देश में आया, उन्होंने अपने तरीके से एक सेवा के माध्यम से कुछ प्रकल्प शुरू किए। और अंग्रेजों ने अपना जो साम्राज्य था, सत्ता थी जो हथियाई हुई थी, जिनको हमने 15 अगस्त 1947 को भगा दिया, ऐसा हम कहेंगे, देश को स्वाधीन किया। तो उनका भी मत था कि इस देश को क्राउन लैंड बनाया जाए और किसी तरीके से मतांतरित किया जाए। तो ये भाव रहा है और सेवा के माध्यम से, छद्म के माध्यम से रहा है। इसमें एक हीबर की प्रार्थना है, भजन है, उसको डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी बड़े अच्छे ढंग से लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो भारत है और जो भारत का उपमहाद्वीप है वो बहुत सुंदर है, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्राकृतिक जो एक तरह से जो देखने के लिए हमें दिखने को मिलता है, पहाड़ दिखते हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ एकदम नदी नाले सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वहाँ एक चीज बहुत खराब है, वहाँ मूर्ति पूजक रहते हैं और हम उन मूर्ति पूजकों को हमें बदलना है, और ये सारे के सारे जो है शैतान है, ऐसा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका चिंतन इस तरह का रहा है कि जो मूर्ति पूजक समाज है, जो सनातन धर्म का समाज है, भक्त का समाज है, उसके प्रति इस तरह का भाव रहा है। वो उनका अपना चिंतन रहा होगा, अपने देश में रखो, लेकिन क्योंकि हम तो विविधता में एकता वाले हैं, अगर तुम्हें लगता है तो यहाँ सेवा कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण 3 चीजें निकल कर आई है। नंबर 1, जो अपने धर्म का विस्तार करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया था शहरों में बैठ के। तो शहरों में उनको किया था कि एक बड़ा नेता, बड़ा एक सामंत, बड़ा एक राजा यदि धर्मांतरित हो जाता है तो सारी प्रजा हमारे साथ हो जाएगी, ऐसी उनकी पद्धति रही है। ऐसा डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी बहुत स्पष्ट भाव से लिखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे 2 महापुरुषों की बात को भी अगर हम ध्यान में दे तो नंबर 1 पे महात्मा गांधी जी, बापू ये कहते हैं कि किसी एक मिशनरी के साथ संवाद में कि यदि आपको धर्मांतरण का काम करना है तो मेरे से करिए ना, मेरे से शुरू करिए। क्यों उन भोले भाले जो पढ़े लिखे नहीं है
और जो एकदम आइसोलेशन में रहते हैं वहां काम क्यों करते हैं? हम बड़े लोगों के साथ करिए। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, वो ये चिंतन में ये कहते हैं कि एक व्यक्ति यदि धर्मांतरित हो जाता है तो ये मत समझिए कि वो धर्मांतरित होकर एक सदस्य आपके परिवार से कम हो गया। वास्तव में तो ये है कि आपका एक दुश्मन बढ़ गया। तो ये बड़े महापुरुष जब संकेत कर रहे हैं तो उन तथ्यों की तरफ, उन भाव की तरफ यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि अनाधिकृत रूप से ये धर्मांतरित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनजातीय संस्कृति में, जनजातीय आस्था में, जनजातीय जो परंपरा है, सनातन परंपरा देश की है, उसमें कहीं पर भी धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है। हम जन्मजात जैसे हैं वैसे हैं। यदि हम भगवान शिव को मानते हैं, महाकाली को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, सीराबाव जी को पूजते हैं, तो हम धुनी परंपरा में रहते हैं, तो ये हमारा अपना तंत्र है। इसीलिए तो आंदोलन हुए हैं। और बकायदा आप भगवान बिरसा मुंडा जी के उसमें देखिए धर्मांतरण को और ईसाई मत को कैसे उन्होंने देखा। उन्होंने ये कहा है, टोपी टोपी एक साहेब। दो तरह की टोपियां हैं इस देश में, एक टोपी अंग्रेजों की, दूसरी टोपी ईसाई मिशनरी की। ये दोनों के दोनों एक है, टोपी टोपी एक साहेब, इनका दोनों का मंतव्य एक है। इसलिए हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते। इसलिए सनातन पद्धति में उन्होंने आनंद बांटने के माध्यम से पूरा आंदोलन चलाया, जो उलगुलान किया, जो क्रांति की, वो पूरी की पूरी स्वदेशी थी, राष्ट्र की रक्षा के लिए थी, राष्ट्र की धर्म संस्कृति परंपरा के लिए थी। और यही बात मानगढ़ धाम का जो जनजातियों का आंदोलन है, जिसमें 1507 जनजाति भगत, जनजाति क्रांतिकारी शहीद हुए, उसमें क्या भाव था? उसमें एक पद आता है, एक गीत है उस आंदोलन का, ये भूरेटिया नहीं मानो रे। भूरेटिया का मतलब भूरे रंग का इंसान, गोरे रंग का इंसान, अर्थात अंग्रेज। अंग्रेज मैं तुझे नहीं मानता, भूरेटिया नहीं मानो रे। नहीं मानो का मतलब तेरी सत्ता को नहीं मानता, तेरी संस्कृति को नहीं मानता, तेरी पूजा पद्धति को नहीं मानता, और तेरा जो धर्म है इसको भी हमें नहीं मानता। क्यों? मानगढ़ धाम का जो आंदोलन है, भगवान शिव की आस्था में रखने वाले जनजातियों का आंदोलन है, भगत मूवमेंट है, अहिंसक तरीके से चलाया गया आंदोलन है। और 1913 में ये घटना घटित हुई जिसमें 1500 से ज्यादा जनजाति भक्तों ने अपनी शहादत दी है। उसका भाव भी यही है कि मैं तुम्हें नहीं मानता, अर्थात उनकी जो भी पद्धति है वो अनाधिकृत तरीके से हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाला है। और आगे जाकर इस भाव को हमारे जो राष्ट्र के चिंतक हैं वो इस बात को यूं व्यक्त करते हैं कि सबसे पहले ये अपना सेवा के माध्यम से जो भी काम करते हैं वो निरपेक्ष ढंग से नहीं करते, सापेक्ष ढंग से करते हैं, अपने धर्मांतरण के लिए करते हैं। चाहे अकाल का बहाना बनाते हो, चाहे हॉस्पिटल में मरीज का बहाना बनाते हो, चाहे किसी तरीके से जो जनजाति समाज की किताबें हैं उनको अपने भाषा में लिखने की बात हो। यहाँ तक कि मेघालय में जो जनजातियों का साहित्य है वो रोमन पद्धति में लिख दिया। क्यों लिखा? क्या हमारे यहाँ देवनागरी पद्धति नहीं थी? क्या बंगाल की जो पद्धति, वो जो लिखन की पद्धति वो नहीं थी क्या? क्योंकि रोमन पद्धति से आदमी भारत की संस्कृति से कट जाता है, और ये उनकी पद्धति रही, यही उनका चिंतन रहा है। और ये चिंतन बहुत भारी तरीके से आगे बढ़ा है। उनकी निष्ठाएं जो है वो कहीं और ले जाने की बात है। तो ये बात कहेंगे कि धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण में मतांतरण होता है, डिस्कनेक्ट होता है संस्कृति से, तो उसके भाव राष्ट्र के विरोध में चले जाते हैं। भारत का जो अपनी अच्छाई है, सच्चाई है, और जो भारतीयता है, जो हमारी अपनी पद्धति है, उससे वो दूर चले जाते हैं। ऐसा करने की वो कोशिश करते हैं। इस कारण शायद ये पूरा आंदोलन चलता है। और इस तरह के आंदोलन के माध्यम से जो आज बन गए वहां, वही तो दोहरा लाभ उठा रहे हैं जबरन। तो जनजातियों के अधिकारों पर अधिकार वो डाका डाल रहे हैं। जल जंगल जमीन का जो आंदोलन है वो वास्तव में जनजातियों का आंदोलन है, और इन तीन संसाधनों पर वो अधिकार करना चाहते हैं। तो ये जो अतिक्रमण है ये ठीक नहीं है। और संभवतः ऐसा एक मोटे तौर पर जो चिंतन रहा है वो जनजातियों के हित में कहीं नहीं रहा है, समाज के हित में नहीं रहा, संस्कृति और जो आस्था परंपरा है उसके अनुरूप भी नहीं रहा है। और निश्चित रूप से क्योंकि जनजातीय समाज देश के बॉर्डर एरिया में निवास करता है, और लगभग 10% जनसंख्या है जनजातियों की देश में, लेकिन देश के लगभग 1/3 32% से ज्यादा क्षेत्र में निवास करता है। और उस क्षेत्र में जब निवास करता है तो इतने बड़े क्षेत्र में जो भारतीयता है, संस्कृति है, जो निष्ठा है राष्ट्र के प्रति, वो सारी बनी रहनी चाहिए। लेकिन ये जो अच्छाई है इसके ऊपर आक्रमण, अतिक्रमण उन्होंने किया है, ऐसा बार बार निकल कर आता है, ऐसा सभी लोगों का मानना है। इसलिए लगता है कि इनका जो दिशा है, इनका जो चिंतन है वो ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। और जनजातियों के अधिकारों के लिए तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं, आप अपना धर्म निर्बाध रूप से आचरण करिए, करते रहिए, लेकिन जनजातीय संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कहीं पर भी ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। तो अभी जैसे आपने सनातन संस्कृति की बात की है ना, तो क्या ये हिंदू जनजाति का आंदोलन है जो अभी चल रहा है?
हम ये कहेंगे कि अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण दिया गया है उसमें स्पष्ट ढंग से ये किया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप का जो जीवन पद्धति है वो सब एक है, ऐसा माना है, और ये जो मूल्य है वो एक है, ऐसा माना है। और यही सांस्कृतिक जो मानक है उसको अनुसूचित जातियों के लिए, एससी के लिए रखा गया है। तो जो धर्मांतरित ईसाई है और जो धर्मांतरित इस्लाम का जो सदस्य है, इन समाजों से निकल कर चला जाता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। तो निश्चित रूप से वो दोनों को दोनों अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को अधिकार उनको मिला हुआ है, वो बाहर रहना चाहिए। तो ये तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जो धर्म प्रणाली है, चिंतन प्रणाली है, संस्कृति प्रणाली है, उसमें रहने वाली जनजातियों का ये आंदोलन है, ऐसा हम कहेंगे। और हम सिर्फ जो डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब है उनके सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यही चाहा था। और जो संसद में 1970 से जो मसौदा डिलिस्टिंग का लंबित पड़ा है, उसमें यही कहा है कि जो जिन लोगों ने, जिन सदस्यों ने धर्मांतरित होकर ईसाई मत और इस्लाम मत अपना लिया है, वो बाहर होने चाहिए, आउट होने चाहिए। तो बाकी शेष रहेंगे, उनका आंदोलन है। जो भारतीय जीवन पद्धति, संस्कृति पद्धति, जो परंपरा है, उनका आंदोलन है। और वास्तव में जो हकदार है उनका आंदोलन है, ये समाज का आंदोलन है, ऐसा हम कहेंगे। तो अच्छी बताइए, इसके लिए आमजन से क्या अपेक्षा है आप लोगों का? जैसा कि मैंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ऐसा हमारी पूरे भारत की चिंतन पद्धति रही है। हमारे मूल्य एकदम समरस रहे हैं। हम चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ हो 1576 में, उसमें हम सब मिलकर उन लोगों के खिलाफ लड़े हैं जो इन देश की संस्कृति पर आक्रमण करते हैं, उनको हम आक्रांता मानते हैं। ये हमारी चिंतन पद्धति रही है। हम तो पूरा भारत, पूरा समाज एक है। तो हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि जो जनजातियों का वास्तव में अधिकार है, जो समाज ने इस बात के लिए हजारों सालों से वनों में छुपकर एक सैनिक के रूप में सनातन संस्कृति का रक्षण किया है, एक सैनिक के रूप में छुपकर वार किया है, छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, उनके सेना में हमने मुकाबला किया है। तो जनजाति समाज का जो भी सदस्य है वो वॉरियर है। वो वॉरियर कौन है? वो वॉरियर है जो सनातन संस्कृति उसको रक्षण करने वाला है। तो इस कारण वो आज की तारीख में अभाव में है। और वन खत्म होते गए, अंग्रेजों ने वन नीति के माध्यम से जंगल पर अधिकार कर लिया, जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है। इस कारण उनकी आजीविका आज की तारीख में संकट में है। जब उनकी संस्कृति संकट में है, उनका जो आजीविका है वो संकट में है, उनके सामने अपने प्रश्न खड़े हो गए आज की तारीख में, जिसमें पहला प्रश्न खड़ा हो गया है कि अस्मिता की रक्षा कैसे की जाए, अस्तित्व कैसे बचाया जाए, और उसके साथ साथ में आगे कैसे बढ़ा जाए, विकास कैसे किया जाए। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सिर्फ समाज के नहीं है। हम एक बार विकास के पैरामीटर पर, जो डेवलपमेंट इंडेक्स के उसके माध्यम से देखें, तो हम ये पाते हैं कि शिक्षा में जो सबसे कमजोर वर्ग है वो कौन है? वो जनजाति समाज है। गरीबी में भी सबसे गरीब कौन है? वो जनजाति समाज का है। और संस्कृति में सबसे समृद्ध कौन है? वो जनजाति समाज का है। तो ये समृद्धता के साथ में हमने देखा कि जो आधुनिक विकास की जो पैरामीटर है उस पर वो पिछड़ रहा है। तो वो समाज कौन है? वो जनजाति समाज है। वो कौन सा समाज है? वो वही समाज है जिसमें सनातन धर्म की रक्षा की है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसकी रक्षा की है। एक सैनिक के रूप में वो हल्दी घाटी का युद्ध 7 साल तक लड़ा। 18 जून 1576 को युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जो 1583 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ के जो 36 नाके थे, उन 36 नाकों से मुगलों को भगाया था, आक्रांतों को भगाया था, वो कौन था? वो जनजाति समाज का सैनिक था। वो महाराणा प्रताप के साथ में लगा। तो ये समरस सेना है, हम सब एक हैं। कहने का आशय ये है कि हम जो वनवासी है, हम ग्रामवासी हैं, हम नगरवासी हैं, हम सब मिलकर भारतवासी हैं। जब हमारा भाव ये है, तो समग्र समाज से ये अनुरोध और आग्रह रहेगा कि जो लोकतंत्र के जो हक हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, और जो न्याय पद्धति है उसके अनुसार न्याय का जो वास्तव में हकदार है जनजाति समाज, उसको आगे लाने के लिए हम सभी को उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा इतिहास ही एक है, हम सभी के सभी। एक बात महत्वपूर्ण है, एक विद्वान ये कहता है कि जनजातियों को आदिवासी समाज क्यों कहा जाता है? आदिवासी समाज की जगह आदिवंशी समाज क्यों नहीं कहा जाता है? पूरे देश के जितने भी वंश हैं, निश्चित रूप से अलग अलग कालखंड में कोई क्षात्र धर्म को निभाते हुए, कोई आजीविका को अलग ढंग से करते हुए, कोई सेवा भाव कर
आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर मन्नान लाल रावे जी। हेलो। तो उसका निर्माण हुआ तो भारत के जो आप आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है डॉक्टर मन्नान लाल रावे जी, आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप सभी लोग बने रहें। आज का विषय है वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से जनजाति आपका आवाज अपने साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में। तो आज जिस प्रकार से बातचीत जो चर्चा हो रही है डॉक्टर मन्नान लाल रावत जी के माध्यम से विषय डीलिस्टिंग को लेकर के जनजाति सुरक्षा मंच और जो भारत के अपने जनजाति समाज के जो बंधु हैं उन सभी का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसी पे हम डॉक्टर मन्नान लाल रावत जी से बात कर रहे हैं। और जरूर जो ये हम अभी जानकारी है वो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं आप सभी के लिए यूजफुल होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अभी नेटवर्क समस्या के कारण डिस्कनेक्ट हो गए। दोबारा से डॉक्टर मन्नान लाल रावत जी जुड़ रहे हैं, तो आप सभी लोग बने रहें ताकि हम दोबारा से कनेक्ट करके और भी जो कुछ बातें हैं हम उनको जान पाए। तो डॉक्टर मन्नान लाल रावत जी दोबारा से आ गए हैं। जी जी जी। बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कुल मिला के आप जो बोल रहे थे हाँ कि हाँ हम जो कुल मिला के ये है कि सब लोग हम सब एक हैं। और कहीं ना कहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमें बात करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप समृद्धि की बात कर रहे थे कि समृद्धि में हम सबसे आगे, लेकिन एजुकेशन और आर्थिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं, तो हमें उसमें भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो एक और प्रश्न है, एसटी समाज से क्या आग्रह है आपका कि एसटी समाज किस प्रकार से मतलब थोड़ा क्या निवेदन रहेगा आपका, थोड़ा बताइए। हाँ, निश्चित रूप से आप देखते हैं कि डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब ने अपने अध्ययन में, अपने उद्बोधन में और अपने भाव में जब समाज के साथ, राष्ट्र के साथ संवाद किया, तो उन्होंने बाकी सब बातों के साथ भी ये कहा है कि जनजाति समाज की चेतना जागृत होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके जो संवैधानिक हक हैं उनके ऊपर कोई व्यक्ति लेके जा रहा है क्या, उसको कोई छीन रहा है क्या, कोई हड़प रहा है क्या, इस बात का पता होना चाहिए जनजाति समाज को। और इसी को हम कहेंगे जनजाति समाज की चेतना जागृत होनी चाहिए। आज जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रमों के माध्यम से जो ग्रामीण स्तर पे डोर टू डोर जाके जो संपर्क किया पूरे देश में, उसके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जब हम सारे संवाद कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जनजाति समाज जागृत हो रहा है। यह प्रश्न डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब का सपना आज की तारीख में जनजाति समाज के हर एक युवा का, हर एक परिवार का, हर एक सदस्य का सपना बनता जा रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण उसी प्रकार का एक भाव, जैसा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत का संविधान की पहला पद है, वो अखिल समाज के लिए है कि हम सब समाज के लोग एक हैं। वैसा का वैसा जनजाति समाज के पूरे देश में लगभग 700 से ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। उन सभी को एक ही पद, जिसको हम कहेंगे एसटी, जिसको हम कहेंगे अनुसूचित जनजाति, इस पद के माध्यम से एक भाव के साथ आगे आना पड़ेगा कि उनके संवैधानिक हक उनको मिले और प्राप्त हो, ताकि लोकतंत्र में वे जिसको बोलते हैं ना कि हम इंक्लूसिव अप्रोच के माध्यम से आगे बढ़े। हम इस अप्रोच के साथ में, सबके साथ में, जो आज तो एक सरकार का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास, तो ये सारा का सारा जो है वो आगे बढ़े, हम सभी जुड़े और विकसित भारत के सपने को पूरा करें। तो हम जब इस बात को देखते हैं तो जनजाति समाज का विकसित भारत के जो सपना पूरा होगा, पूरा देश डेवलप हो जाएगा, तो क्या जनजाति समाज के छोटे छोटे जो समूह हैं वे क्या पॉवर्टी के आइसलैंड बन जाएंगे? क्या गरीबी के जो टापू बन के इस देश में रहेंगे? क्या ये शोभा देगा? क्या अच्छा रहेगा? ये प्रश्न हम सभी को सोचना है और जनजाति समाज के इकाई व्यक्ति को सोचना है, युवा को सोचना है कि किस कारणवश उनका अभी तक विकास नहीं हो पाया, उनके अधिकार को कौन छीन के ले जा रहा है। हम किसी के विरोध में नहीं है,
ये भी समझना पड़ेगा भाई, जिसको जो धर्म पसंद आता है वो वहां जाके रहे। जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से बिल्कुल आग्रह करा जाए, जिसको आपको लगता है कि आप वहां रहिए तो आप फिर वही पहचान रखिए, आप घोषणा कीजिए मैं वहां हूं, आप अपना माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वही लीजिए। जनजातीय समाज की संस्कृति आपने छोड़ दी तो जनजातीय संस्कृति का आपने पहचान छोड़ दी, पहचान छोड़ दी तो आप हक छोड़िए, स्टेटस छोड़िए आप। तो यही डीलिस्टिंग है। और ये दो लाइन की जो बात है वो निश्चित रूप से जनजातीय समाज के सभी व्यक्तियों को भी क्लियर होना पड़ेगा, इस पर स्पष्टता होनी पड़ेगी। इसलिए जनजातीय सुरक्षा मंच के दो नारे हैं, वो दो नारे पूरे देश में गूंज रहे हैं। और वो नारे ये आपके सामने रखना चाहूंगा, जो बोले नाथ का नहीं वो मेरी जात का नहीं, जिसने भगवान शिव की जो साधना आराधना और उपासना की पद्धति छोड़ दी तो उन्होंने संस्कृति को छोड़ दिया, पक्का है। क्योंकि हमारी संस्कृति का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो ये है कि हमारी पूजा पद्धति से ही संस्कृति परिलक्षित होती है, उसका दिग्दर्शन होता है। जब आपने भगवान शिव की आस्था को छोड़ दिया तो आप निश्चित रूप से यहां से गए। तो जो भोलेनाथ का नहीं वो मेरी जात का नहीं, जात का मतलब एसटी का नहीं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। दूसरा, जनजातीय सुरक्षा मंच का एक ही नारा, डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग, ये होना चाहिए। और ये दोनों नारे जनजातीय समाज के इकाई व्यक्ति तक, सभी सरपंचगण, पार्षदगण, प्रधानगण, जो बनना चाहते हैं वो, जो बन चुके हैं वो, जो पद पर हैं वो, जो नौकरी कर रहे हैं वो, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात को याद रखना। यदि आपने जनजातीय समाज में इस प्रश्न को अभी नहीं समझा तो फिर ये मान के चलिए कभी नहीं समझा। लगभग 52 साल हो गए, एक ही हीरो इस समाज के पटल पर, लोकतंत्र के पटल पर आया था और संसद के माध्यम से इस बात को, चेतना को जागृत करने का प्रयास किया था। उस बात को यदि आज भी हम नहीं समझ पाए, पढ़े लिखे हुए जितने भी समझ हुई है, उसके बावजूद भी हम नहीं समझ पा रहे, और पूरे समाज के साथ, पूरे पार्लियामेंट के जितने भी हमारे सांसदगण उनके साथ में संवाद करके अगर इसका समाधान नहीं किया तो फिर कब करेंगे? क्या हम इंतजार करते रहे कोई और आएगा? क्या भगवान कृष्ण अवतार होकर हमारे बीच में आएंगे? क्या ऐसा ऐसा कोई संभावना है क्या? ये हमारे अंदर का जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उसको जागृत करना है और पूरी ताकत के साथ में इस प्रश्न को पूरे राष्ट्र के सामने, संसद के सामने रखना है कि आप आइए, हमारे लिए ये काम कीजिए, डीलिस्टिंग करिए, तभी जाके ये समाज बच पाएगा, ये समाज का अस्तित्व बच पाएगा। और जो अस्मिता है, अस्तित्व है और विकास है, उसका भी एक क्रम है। वो क्रम ये है कि आज प्रश्न अस्मिता पर जा रहा है। धर्मांतरित होने के बाद वो व्यक्ति समाज को ही गाली दे रहा है, ये ठीक नहीं है। जब आप अल्पसंख्यक में वहीं रहिए, आप अपने पद्धति में रहिए, आप यहाँ आके गालियां क्यों दे रहे हो? ये सोशल मीडिया पे पिछले दिनों जो बहुत आक्रामक ढंग से जो बातें हो रही है, उसकी तरफ भी जनजातीय समाज को सोचना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो जी बताइए, लास्ट प्रश्न है आपसे कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच की गतिविधि है उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने शुरू से लेकर अब तक जनजातीय सुरक्षा मंच की काफी सारी चर्चा की है, तो थोड़ा सा उनकी गतिविधि के बारे में बताइए। लास्ट प्रश्न है आपसे, उसके बाद हम। जी, डॉक्टर कार्तिक उरांव साहब के सपनों को पूरा करने के लिए और जो धर्मांतरित ईसाई और धर्मांतरित जो इस्लाम के जो सदस्य हैं, समाज को छोड़कर, समाज की संस्कृति को छोड़कर चले गए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए पूरे राष्ट्र के जनजातीय समाज के जो चिंतक हैं, हितरक्षक हैं, उन सदस्यों ने इकट्ठा होकर 2006 में जनजातीय सुरक्षा मंच का गठन किया है। और इस गठन में एक ही संकल्प लिया है, एक ही नारा लिया है, एक ही टास्क लिया है, वो ये कि जो धर्मांतरित है उनको जनजातियों की परिभाषा से, अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा से डिलिस्ट किया जाए, बाहर किया जाए। और इसी आंदोलन को लेकर चल रहा है। 2009 में जनजातीय सुरक्षा मंच ने बहुत बड़ी गतिविधि पूरे देश में की थी और हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। 28 लाख, मैं संख्या आपके सामने रख रहा हूं, 28 लाख, 28 लाख हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रस्तुत किया गया था। समाज की चेतना जब जागृत होती है तो इस हद तक गए, परंतु कोई असर नहीं हुआ। बाद के कालखंड में आपके सामने वापस इस बात को रखना चाह रहा हूं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो पीसीएस हैं और ऐसे जो अनुदान वाली बातें हैं, इस पर डॉक्टर जेके बजाज साहब का अध्ययन 2009 में प्रकाशित हुआ। उसमें भी ये आंकड़े निकल कर आए कि अमूमन 1970 में जो स्थिति थी वही की वही बनी हुई है। तो ये प्रश्न भी निश्चित रूप से सबके सामने है। इस बात को डॉक्टर जेके बजाज साहब की जो अध्ययन है उसको भी जनजातीय सुरक्षा मंच ने समझा है। इस कारण लगातार जनसंपर्क रहा है और समाज में मंथन चलता रहा है। इसलिए 2020-2021 में कई जिलों में
लगभग 200 से 288 जिलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन दिए हैं, राज्यपाल महोदयों से मिले हैं, मुख्यमंत्री महोदयों से भी मिलकर आग्रह किया है। लेकिन समाज को यह लगा है कि ये आग्रह और निवेदन का संभवतः ये कालखंड अब बीत गया है। इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से पूरे देश का जनजाति समाज आज की तारीख में आंदोलन के मोड़ में है, आंदोलनरत है। और जनजाति समाज ने जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से आग्रह पे ये एक आंदोलन चलाया है, जिस आंदोलन को हम कहेंगे कि सड़क से संसद तक की संघर्ष की बात की है। और इसके लिए सरपंच से लगाकर सांसद गणों से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि आप संवैधानिक पदों पर हैं, समाज की बात को रखिए, आप अग्रणी हैं और जो जनजाति समाज का जो नेतृत्व है वो भी आप संभाल रहे हैं, आप बात को रखिए। इसके साथ ही साथ जनजाति समाज का जो नेतृत्व विकास है, युवा है, उनके बीच में भी जाकर इस बात को रखा है और आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले दिनों जैसा मैंने कहा कि सांसद संपर्क अभियान भी हुआ है और उसमें करीब 470 से ज्यादा सांसद गणों से निवेदन किया गया है। इसके साथ ही साथ जिला सम्मेलन हुए हैं, लगभग 260 के लगभग जिलों में जिला सम्मेलन। राजस्थान में जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर 16 जिलों में जिला सम्मेलन हुए हैं, जिला रैलियां की हैं, गोष्ठियां हुई है। और राजस्थान अकेले में लगभग 5,500 से ज्यादा जो जनजाति ग्राम है उनमें जाके डोर टू डोर जनजाति समाज के जो व्यक्ति हैं उनसे मिले हैं, जो निर्णायक पोजीशन पे हैं उनसे मिले हैं, उनसे संवाद स्थापित किया है, साहित्य वितरण किया है। और इसके साथ ही साथ पूरे देश में लगभग 260 जिलों में जो जिला सम्मेलन, जिला रैलियां हो रही हैं, उसके माध्यम से पूरा देश का जो जनजाति समाज वो जागृत है और उनकी चेतना जागृत हुई है, प्रश्नों को रख रहे हैं और सोचा है जब तक कि डिलिस्टिंग नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा एक मत समाज को निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जनजाति समाज के जीवन मरण का प्रश्न है और अखिल जो भारतीय समाज है उसमें न्याय के सिद्धांत की अवहेलना का प्रश्न है। इसलिए ये प्रश्न, इसका समाधान होना चाहिए। और एक अंतिम बात कहूंगा, जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति समाज ने ये सोचा है अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए डिलिस्टिंग का महाअभियान तो आगे बढ़ेगा और ये लगभग वैसा ही है जैसा अश्वमेध यज्ञ होता है। जी, तो अपने आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुआ आपसे, धर्मांतरित व्यक्तियों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। डॉक्टर मन्नालाल रावत जी, आपने बहुत सारी जानकारी हम सभी को बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आप आए और बहुत सारी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं हम सभी को मिला होगा। हम सभी जो भ्रमित हैं समाज में, कहीं ना कहीं आपके बातों से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होंगी। तो आपने डॉक्टर मन्नालाल रावत जी, स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र किया, तो अब लास्ट में मैं उनकी बातों से कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज